Rahim. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss the Renaissance drama, which is also called Elizabethan drama. And this Renaissance period was started in 1500 AD and it was ended in 1600. Basically, what is drama? ड्रामा क्या है? इसमें राइटर्स जो हैं अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को अपने व्यूवर्स तक कैरेक्टर के ज़रिए, उनकी परफॉर्मेंस के ज़रिए शो करवाते हैं। इसके अंदर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होती हैं जिसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर और ऑडियंस तक राइटर का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। Renaissance means rebirth and it is the revival of learning. ये learning का revival है। Renaissance इटली में बिगन हुआ था जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे टर्क्स ने इन्वेड किया था, तो वहाँ पर रहने वाले ग्रीक जो स्कॉलर्स थे पूरे यूरोप में वो स्प्रेड हो गए थे और उनके पास बहुत सारी इनवैल्यूएबल ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जिनको लेकर वो यूरोप में स्प्रेड हुए थे। इस तरह यूरोप के पास बहुत सारा ग्रीक के पोइट्री, उनकी प्रोज और बहुत सारा ग्रीक लोगों का, स्कॉलर्स का काम आ गया था। इस तरह ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग है। और रेनेसेंस पीरियड की मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट ड्रामा की फील्ड में थी, जिसमें हमारे पास डोमिनेट लिटरेरी फिगर क्रिस्टोफर मार्लो आ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास शेक्सपियर आ जाते हैं, लायल आ जाते हैं, ग्रीन पीले आ जाते हैं, जॉर्ज पीले आ जाते हैं, थॉमस काइड आ जाते हैं। इस तरह ड्रामा की फील्ड में बहुत मेमोरेबल अचीवमेंट्स हुई थी। एलिजाबेथन पीरियड को दो फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहले फेज़ में लैटिन और इंग्लिश वर्क्स बहुत किए गए थे, जिनमें हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर हम टाइप की बात करें तो हमें राल्फ डॉयस्टर आ जाता है, ग्रमर, ग्रुटन, नीडल आ जाता है और इस तरह गुडबर्ग और फेरिक्स एंड पोरिक्स आ जाते हैं। ये फर्स्ट फेज़ है एलिजाबेथन पीरियड का, जिसमें लैटिन और ग्रीक वर्क्स का इन्फ्लुएंस बहुत हुआ था। उसके बाद सेकंड पीरियड है एलिजाबेथन पीरियड का, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी विट्स जो थे वो बहुत डोमिनेंट हुए थे। यूनिवर्सिटी विट्स क्या है? ये जॉर्ज सेंट्सबरी ने ये टर्म कॉइन की है। ये एक फ्रेज़ है जिसके अंदर जो ड्रामा में यूज़ की जाती है। यूनिवर्सिटी विट्स बेसिकली क्या है? ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि यूनिवर्सिटी से जिन्होंने एजुकेशन हासिल की थी। ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैं और वो रेगुलर राइटर्स बन गए थे और बहुत फेमस हुए थे। ये प्रोफेशनल सेट ऑफ लिटरेरी मैन है। इनके अंदर लायल आ जाते हैं, ग्रीन आ जाते हैं, जॉर्ज पीले आ जाते हैं, लॉर्ड नैश, और इनमें बहुत डोमिनेंट जो इनके सेंट्रल सन थे वो क्रिस्टोफर मार्लो हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड, ही वॉज लायल. He was born in 1554 and was died in 1606. His major work was Euphues, which was a prose and which was narrated by exaggeration. ये prose थी। prose क्या होती है? ये भी in the form of lines होती है। इसके अंदर writing होती है और speaking होती है sentences में, लेकिन ये poetry की तरह नहीं होती। यूफियस बेसिकली इनका प्रोज वर्क है। उसके बाद कंपेसिपी है, साफो एंड फाओ है जो कि 1584 में लिखा गया है, एंटिम्योन है जो कि 1591 में लिखा गया है, मिडास है। ये प्रोज वर्क हैं जो कि जिनके अंदर वर्सेस भी डाली गई है, इंटरमिंगल किए गए हैं वर्स के साथ। ये जो प्लेज हैं ये मेथोडोलॉजिकल हैं और पेस्टोरल हैं। पेस्टोरल क्या होते हैं? जिनके अंदर रूरल लाइफ दिखाई जाती है, लाइफ ऑफ शेफर्ड दिखाए जाते हैं, शीप और कैटल के जो जिस तरह वो चरवाहे होती हैं उनको दिखाई जाती है, चरागाह दिखाई जाते हैं। और ये कंट्री लाइफ को आइडियलाइज करने के लिए होती है। इसके अंदर लाइफ ऑफ शेफर्ड ज़्यादातर दिखाया जाता है और ये मैस्क के नज़दीक होते हैं। मैस्क क्या है? कोर्टली लव दिखाया जाता है जिसके अंदर ग्लिटर भी होता है और नोवेल्टी भी होती है, चेंजेस होती हैं। मैस्क में कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी गैदरिंग होती है जिन्होंने कोई कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं या फिर मास्क लगाए हुए होते हैं। मैस्क बेसिकली कोर्ट प्ले होते हैं। इसके अंदर कोर्टली लव, उनकी नोवेल्टी, उनकी चेंजेस दिखाई जाती हैं और ग्लिटर दिखाया जाता है। अनदर ड्रामाटिस्ट वाज जॉर्ज पीले। ये एक्टर भी हैं और राइटर भी हैं प्लेस के। इनका डोमिनेंट वर्क अरेंजमेंट ऑफ पेरिस है जिसके अंदर उन्होंने अलोगी दिखाई है। अलोगी क्या होती है? प्रेज होती है, तारीफ होती है। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज होता है। उन्होंने ये प्रेज दिखाई है। क्वीन एलिजाबेथ की ये भी एक कोर्ट प्ले है मास्क ऑर्डर में। और डेविड एंड बाथशेबा इनका मेन वर्क है। उसके बाद
जॉर्ज पीले जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लैंक वर्स को म्यूज़िकल क्वालिटी देने के लिए। ब्लैंक वर्स बेसिकली क्या है, ये भी आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, लेकिन इसकी जो लाइंस हैं वो अनराइम्ड होती हैं। लाइंस के जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उनके अंदर राइमिंग स्कीम नहीं होती, यानी कि मिलते जुलते नहीं होते। जिस तरह अगर हम बात करें ब्लैंक वर्स की, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, इसके अंदर डे एंड टेम्परेट जो लास्ट वर्ड्स हैं इनके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, तो इस तरह ये ब्लैंक वर्स होती है। इसके बाद हीरोइक कॉपलेट की हमने पिछली वीडियो में बात की थी। हीरोइक कॉपलेट में लास्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर राइमिंग स्कीम होती है और एक पूरा पैटर्न होता है। वर्ड्स जो होते हैं वो राइम होते हैं, लाइंस राइम होती हैं, लेकिन ब्लैंक वर्स में लाइंस जो हैं वो अनराइम्ड होती हैं। Another dominant figure was Thomas Kyde. He was born in 1558 and was died in 1595. He gained popularity with his first work, which was the Spanish Tragedy. And this Spanish tragedy, was translated into many European languages. Tragedy basically क्या होती है, कैरेक्टर्स की, प्रोटैगनिस्ट की अनहैप्पी एंडिंग होती है वो ट्रेजेडी में। इनकी स्पेनिश ट्रेजेडी जो है ये इनका एक डोमिनेंट वर्क है। उन्होंने ड्रामा के अंदर एक ब्लड एंड थंडर एलिमेंट भी इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि प्री शेक्सपियरियन ड्रामा का अट्रैक्टिव फीचर बना है। Another literary figure was Robert Greene and he was born in 1560 and died in 1592. इन्होंने बहुत डिसोल्यूट लाइफ गुजारी थी, डिस्ट्रेस में और डेप्थ में, ये बहुत गरीब थे और कर्ज में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी। उनके प्लेस जो हैं उनमें ऑरलैंडो फ्रियोसियो, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बुंगे और ऑरलैंडो फ्रियोसियो, ये इनके बहुत डोमिनेंट वर्क हैं। फ्रायर बेकन और फ्रायर बुंगे में उन्होंने फ्रायर की स्टोरी दिखाई है। फ्रायर कौन होते हैं, ये राहिब होते हैं। क्रिश्चियनिटी में इनका, चर्च में इनका रैंक होता है, ये फ्रायर होते हैं। इस प्ले में उन्होंने फ्रायर की स्टोरी दिखाई है। ये सिंपल एक लव स्टोरी है, दो मैन और एक मेड की, जिसके अंदर दो आदमी एक मेड से प्यार करते हैं। इसके अंदर फ्रायर्स की लव स्टोरीज दिखाई गई हैं। One of the most dominant literary figure of Elizabethan period and the Renaissance period was Christopher Marlowe, who was born in 1564 and died in 1593, and he was the major in university wits. His dramas and plays got much more importance and famosity. 1587 में लिखा गया उनका पहला प्ले टेम्बरलेन, जो कि ब्लैंक वर्स और सेंसिटिवनेस टू ब्यूटी की वजह से बहुत मशहूर है। ब्लैंक वर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है, कि यह आयम्बिक पेंटामीटर होती है जिसके अंदर लाइंस जो हैं वो अनराइम्ड होती हैं, उनकी राइमिंग स्कीम नहीं होती। लाइंस के लास्ट वर्ड जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। और टेम्बरलेन में एक स्कैथियन शेफर्ड की स्टोरी दिखाई हुई है जो कि रोज़ हुआ है, द टेरर ऑफ द वर्ल्ड एंड द स्करेज ऑफ गॉड। उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क जिसकी वजह से क्रिस्टोफर मार्लो उस ईरा में और आज तक बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, जिसके अंदर मार्लो ने ओल्ड मेडिवल लेजेंड को एक रोमांटिक सेटिंग दी है। इसके अंदर स्टोरी दिखाई गई है डॉक्टर फॉस्टर्स की, जो कि एक स्कॉलर हैं। वो अपनी सोल एक डेविल को बेच देते हैं वर्ल्डली इंजॉयमेंट और अनलिमिटेड पावर के लिए। इसके हसूल के लिए हम पहले देख चुके हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ड्रामा की, एलिज़ाबेथन पीरियड के ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहले देख चुके हैं कि ये लोग अनलिमिटेड पावर के हसूल के लिए बहुत कोशिश करते थे। तो इसमें भी अनलिमिटेड पावर दिखाई गई है, इसको बहुत फैशनेटिंग मैनर में दिखाया गया है। मार्लो ने एक जीनियस इनकारनेशन दिखाई है रेनेसेंस पीरियड की। इस प्लेस में सीन्स के अंदर सीरीज़ हैं जो कि फॉस्टर्स की एम्बिशन को दिखाते हैं, लेकिन एंड में जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता और वो डेविल को जब उन्होंने अपनी सोल देनी होती है तो वो अपनी सोल को बचाने के लिए कुछ लाइंस बोलते हैं। ओ सोल बी चेंज इनटू लिटिल वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल इनटू द ओशन एंड नेवर बी फाउंड, अगली हेल गेप नॉट कम नॉट लूसीफर, आई विल बर्न माय बुक्स। इसके अंदर डॉक्टर फॉस्टर जो है एक फ़िलासफ़र हैं
उन्होंने अपनी सोल को वर्ल्डली प्लेयर के लिए 24 ईयर्स के लिए एक डेविल जिसको मेफिस्टोफेलिस कहते हैं उसको बेच दिया था। और जब उन्होंने फिर उस दौर में उस अरसे में बहुत बहुत सारे काम किए थे, पिछले मरे हुए लोगों से, क्वीन एलिजाबेथ से, विक्टोरिया से मिले थे और इस तरह के बहुत सारे काम किए थे, दुनिया के ऊपर बहुत राज किया था। उसके बाद जब उनकी वो ईयर्स कंप्लीट हो गए जिसके बाद उन्होंने अपनी सोल मेफिस्टोफेलिस लूसीफर को देनी थी। तो जब वो उनकी सोल लेने के लिए आए, जब उन्होंने सोल अपनी देनी थी तो वो डेथ को अवे करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मुझसे सारी ये जो फ़िलासफ़ीज़ हैं सब कुछ ले लो, लेकिन मुझसे मेरी सोल मत छीनो। उस वक्त उन्होंने ये लाइन बोली थी, ओ सोल बी चेंज इनटू लिटिल वाटर ड्रॉप। और जब अनलिमिटेड पावर की वो बात कहते थे तो उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस बोली थी जो कि बहुत फेमस हैं। ओ व्हाट अ वर्ल्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिलाइट, ऑफ पावर, ऑफ ऑनर, ऑफ ओमनीपोटेंस, ऑल द थिंग्स दैट मूव बिटवीन द क्वाइट पोल्स शैल बी एट माय कमांड। इस तरह की बहुत सी फेमस और बहुत खूबसूरत लाइंस हैं, वर्सेस हैं जो कि ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस में क्रिस्टोफर मार्लो ने यूज़ की हैं। उनका एक और लिटरेरी वर्क जीव ऑफ माल्टा है और उसके बाद एडवर्ड सेकंड। उनके जो कैरेक्टर्स थे वो सुपर ह्यूमन हीरोज़ होते थे, सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ के होते थे और वो ग्रेट स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी शो करते थे। उनका स्टाइल भी बहुत पोएटिक होता था जो कि उन्होंने लैटिन और ग्रीक ड्रामेटिक पोइट्री से यूनिवर्सिटी स्टडीज़ में सीखा था, क्योंकि हम ये पहले देख चुके हैं कि वो यूनिवर्सिटी विट्स में से हैं, तो वो एजुकेटेड राइटर हैं। इस तरह उन्होंने लैटिन और ग्रीक ड्रामेटिक पोइट्री पढ़ी हुई थी। इस तरह उनके कैरेक्टर्स भी वही पोएटिक स्टाइल और वही पोएटिक लैंग्वेज यूज़ करते थे। उनके लैंग्वेज शेक्सपियर के लैंग्वेज स्टाइल से उनके कैरेक्टर बहुत डिफरेंट करते थे। जिस तरह शेक्सपियर जो कैरेक्टर यूज़ करते थे वो नॉर्मल ऑडियंस, सिंपल ऑडियंस को सामने रखकर वही सिंपल लैंग्वेज बोलते थे और सिंपल कैरेक्टर शो करते थे। लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं उनके कैरेक्टर्स भी कॉम्प्लिकेटेड होते थे और वो पोएटिक कैरेक्टर्स होते थे और उनके स्टाइल भी पोएटिक था और उनकी लैंग्वेज भी पोएटिक थी। उन्होंने कैरेक्टर्स को लाइफ एंड रियलिटी दी थी और इंट्रोड्यूस करवाया था पैशन ऑन स्टेज। उन्होंने ही मेड ब्लैंक वर्ड्स सपल एंड गेव कोहेरेंस एंड यूनिटी टू द ड्रामा। ब्लैंक वर्ड्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने ड्रामा में यूनिटी दी थी और कोहेरेंस दी थी। कोहेरेंस मतलब क्या होता है कि कैरेक्टर्स के इवेंट्स के दरमियान लिंक हो, उनके कैरेक्टर के दरमियान भी और कैरेक्टर्स के में जो इवेंट हो रहे हैं उनके दरमियान भी लिंकेज होना चाहिए। उन्होंने ड्रामा को ब्यूटी दी थी, डिग्निटी दी थी और पोएटिक ग्लो दिया था। ड्रामा के अंदर इस ब्यूटी और डिग्निटी को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से और यूनिवर्सिटी विट्स होने की वजह से, इंटेलेक्चुअली राइटिंग करने की वजह से और पोएटिक स्टाइल की वजह से, पोएटिक लैंग्वेज की वजह से क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री भी कहा जाता है। And the greatest of all Elizabethan dramatists was Shakespeare, who was born in 1564 and died in 1616. And in the hands of Shakespeare, the romantic drama reached its climax. As we do not know much about his life, and it is certain that he did not have proper training and education as other dramatists of the period had, क्योंकि जो अदर ड्रामाटिस्ट और पोइट्स हैं एलिजाबेथन पीरियड के वो यूनिवर्सिटी विट्स हैं, वो एजुकेटेड हैं, लेकिन शेक्सपियर एजुकेटेड नहीं थे। ये एक मिस्ट्री है कि एक कंट्री बॉय जो कि पुअर है और अनएजुकेटेड है, जो लंदन में आता है अपनी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, किसी भी जॉब की तलाश में, वो ड्रामेटिक लिटरेचर में इतनी हाइट्स को कैसे छू सकता है। शेक्सपियर के पास मार्वेलस इमेजिनेटिव और क्रिएटिव माइंड था। वो न्यू लाइफ को ओल्ड फेमिलियर स्टोरीज के साथ लिंक करके उनको ग्लो करवा देते थे उनके डीपेस्ट थॉट में और टेंडरेस्ट फीलिंग्स में। शेक्सपियर कैरेक्टर्स को और स्टोरी को बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करते थे। शेक्सपियर हाईली गिफ्टेड पर्सन थे। उनके वर्क को देखते हुए हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो बस ऐसे ही कोई कॉमन मैन थे जिन्होंने इधर उधर से देखा और फिर लिखना शुरू कर दिया और इतनी हाइट्स को छू गए। हम उनको देखते हैं कि वो एज एन एक्टर पहले उन्होंने काम किया, फिर रिवाइज़र ऑफ ओल्ड प्ले काम किया, फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट ड्रामाटिस्ट के तौर पर काम किया।
उन्होंने दूसरे ड्रामाटिस्ट के साथ भी वर्क किया, उनके सीक्रेट्स ऑफ ट्रेड और उनके वर्किंग स्टाइल को भी देखा, उसको ऑब्ज़र्व करते थे और उसको अपनी राइटिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते थे। उन्होंने जिन लोगों के साथ वो कॉन्टैक्ट में होते थे या जिन लोगों के साथ वो रिलेशन में थे या जिनके साथ वो मिलते थे, उनको बहुत डीपली और माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करते थे और उनको अपनी राइटिंग्स के अंदर पुट करने की कोशिश करते थे। उनका ड्रामेटिक आउटपुट जो है, उनकी नेचुरल जीनियस के साथ-साथ उनके हार्ड वर्क और उनकी इंडस्ट्री की वजह से, यानी कि उनकी मेहनत की वजह से है। ये तो था शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन, उनके बैकग्राउंड, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी बेसिक हाइलाइट्स के बारे में। अगर हम उनके वर्क्स की बात करें तो उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी हैं, 37 प्लेज़ लिखे हैं और उनके जो वर्क्स हैं वो जनरली डिवाइडेड होते हैं 4 पीरियड्स में। उनका फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है 1577 और एंडेड होता है 1593 में। ये उनका अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क पीरियड है जिसके अंदर उन्होंने रिवाइज़ किया है ओल्ड प्लेस को और उनके इम्पोर्टेंट वर्क में लव लेबर लॉस्ट आ जाती है, कॉमेडी ऑफ एरर आ जाती है, मिडसमर नाइट ड्रीम आ जाती है और उनकी ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट, जो कि बहुत मशहूर है। ट्रेजेडी क्या होती है? जिसके अंदर प्रोटैगोनिस्ट का एंडिंग हैप्पी नहीं होती। उसके बाद द टू जेंटलमैन, ये शेक्सपियर के अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क, जो कि उनका फर्स्ट पीरियड था, फर्स्ट फेज था, उसके वर्क हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें उनके सेकंड पीरियड की तो वो 1594 से 1600 तक जाता है। इस पीरियड में ग्रेट कॉमेडीज़ और क्रॉनिकल प्लेज लिखे गए थे। कॉमेडीज़ क्या होती हैं? जिसके अंदर हैप्पी चीज़ें होती हैं, हैप्पी एंडिंग होती है, हैप्पी एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद क्रॉनिकल प्लेज क्या होते हैं? जिसके अंदर इवेंट्स की डिस्कशन की हुई होती है कि कोई इवेंट किस तरह हुआ था। इसके अंदर उनके मेजर वर्क्स जो हैं मर्चेंट ऑफ वेनस, हेनरी फोर्थ, मैरी वाइव्स ऑफ विडोसर, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। ये जो इनके ड्रामाज हैं या फिर प्लेज हैं, ये उनके मेचोरिटी ऑफ द माइंड एंड आर्ट को शो करते हैं और ये शेक्सपियर की ग्रेट डेवलपमेंट एज अ थिंकर एंड टेक्नीशियन को रिवील करते हैं। ये सेकंड पीरियड था शेक्सपियर के वर्क्स का जिसके अंदर उन्होंने कॉमेडीज़ और क्रॉनिकल प्लेज लिखे हैं। नेक्स्ट इफ़ वी कम टू वर्ड दी third period of Shakespeare, it was started in 1601 and it was ended in 1608. Shakespeare's greatest tragedies and somber or bitter comedies लिखी गई हैं इस थर्ड पीरियड में। इस पीरियड को हम पीक पीरियड कैरेक्टराइज करते हैं उनकी हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन के ज़रिए। इसके अंदर वो ह्यूमन एक्सपीरियंस की डार्कर साइड के साथ ज़्यादा कंसर्न थे और उनके डिस्ट्रक्टिव पैशन के साथ उनकी कॉमेडीज़ में भी ग्रेव टोन आ गई थी, क्योंकि हमने इनके सेकंड पीरियड में देखा है कि उन्होंने कॉमेडीज़ की थी। इस पीरियड में आके उन्होंने बिटर कॉमेडीज़ की थी, डार्कर साइड दिखाई थी, उनकी टोन जो थी वो ग्रेव थी और उन्होंने इविल के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया था। इस पीरियड के जो मेन वर्क्स हैं वो जूलियस कैसर, हैमलेट उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस वर्क है। मैयर फॉर मैयर, ओथेलो भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और किंग लेयर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लेप्टेरा और टाइमन ऑफ एथेंस, ये उनके वो प्लेज हैं, वो ड्रामाज हैं जिसके अंदर उन्होंने डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस दिखाए हैं, उनके डिस्ट्रक्टिव पैशन दिखाए हैं। इसमें जो शेक्सपियर थे वो ज़्यादातर डार्कर साइड की तरफ, इविल की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान था, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे। अगर हम बात करें उनके फोर्थ पीरियड की, जो कि 1608 में शुरू होता है और 1612 में एंड होता है, इसके अंदर उनकी जो टोन है वो फिर से लाइट हो गई थी। उन्होंने कॉमेडीज़ और ड्रामेटिक रोमांसेस दिखाई थी। In this period, the evil is now controlled and conquered by good. Now the tone of the plays is gracious and tender, and there is decline in the power of expression and thought. The major works of this period, fourth period of Shakespeare, was The Tempest and the Winter's Tale and The Cymbeline. And these works were completely written in collaboration with some other dramatists. Shakespeare was not only the greatest dramatist of his age, but also the first poet of the day and of the greatest of all times. And each of his characters, from the king to the clown, from the most highly intellectual to the simpleton,
The reader is astonished at the playwright versatility of the genius. The reader must be astonished with the intellectuality and the generosity and the geniusness of the writer, who was William Shakespeare. उनकी यूनिवर्सलिटी ऑफ वर्क की वजह से कि वो जिस तरह पहले मशहूर थे वो अब भी मशहूर हैं। इस तरह हम क्लियोपेट्रा में देखते हैं कि एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वैरायटी। जिस तरह क्लियोपेट्रा में ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ये वर्ड्स यूज़ की गई है, इस तरह हम शेक्सपियर के लिए भी बोल सकते हैं कि एज उनको विदर नहीं कर सकती, ना ही कस्टम उनको छोड़ सकता है। उनकी इनफाइनाइट वैरायटी की वजह से वो बहुत मशहूर हैं। वो जिस तरह अपनी एज में मशहूर थे, उस तरह वो जिस तरह अपनी एज से बिलोंग करते हैं, उस तरह वो हमेशा हर एज के साथ बिलोंग करेंगे। उनकी वजह से डोमिनेंट फिगर होने की वजह से उनकी जो एज थी उनको शेक्सपियरियन एज भी बोलते हैं। हीज प्लेज एंड पोइट्री आर लाइक अ ग्रेट रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी। उनकी पोइट्री जो है वो ग्रेट रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी समझी जाती है। अपने वर्क की वजह से, इस डोमिनेंस की वजह से, इस वर्सटैलिटी की वजह से, इस जीनियसनेस, इस इंटेलेक्चुअलनेस की वजह से, उनके पोइटिक स्टाइल की वजह से, उनके राइटिंग की वजह से, उनकी वर्सटैलिटी की वजह से शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और डोमिनेंट फिगर कहलाते हैं। जब भी लिटरेचर का जिक्र किया जाता है, उनमें एक मेन और लिटरेरी और डोमिनेंट फिगर जो सबसे पहले माइंड में नाम आता है वो विलियम शेक्सपियर का आता है। इस तरह हमने रेनेसांस ड्रामा के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके मेजर राइटर्स, उनके लिटरेरी डोमिनेंट फिगर्स और उनके वर्क्स हमने आज डिस्कस किया। रेनेसांस ड्रामा में हमने देखा कि किस तरह कॉमेडीज़ थी, ट्रेजेडीज़ थी, यूनिवर्सिटी विट्स ने किस तरह काम किया। उनमें ह्यूमनिज़म की कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो मोर इम्पोर्टेंट थी। इंसान के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता था, इनवर्ड के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता था। आउटवर्ड जो दुनिया है उससे कहते थे कि राइटर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद मोरालिटी और मिस्ट्री प्लेस थे, जिसके अंदर गुड और इविल की बात की गई थी। और इस तरह रिलीजियस वर्क्स भी बहुत थे। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप देख सकें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो में नोट्स के लिए जो भी बुक मैं यूज़ करती हूँ वो डॉक्टर B.R. मलिक की बुक है। और कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।